नमस्कार दर्शकों से सीधे जुड़ने और जोड़ने वाला कार्यक्रम फोन लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत हम आपको किसी खास विषय और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के सेगमेंट हम चर्चा करेंगे बाल श्रम और बाल विवाह के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त सचिव श्रीमती धृति शर्मा जी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, हम आपको अपना टोल फ्री नंबर बता दें। नोट कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-3456-171। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। तो देर ना कीजिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल हमारा बच्चों को लेकर कि बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण को लेकर क्या योजनाएं हैं? जैसे आपने बताया कि हम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से आई हूँ मैं, वहाँ पे संयुक्त सचिव। हम लोग एक राज्य स्तर पूरे नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी है हमारी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार कहते हैं। उन्होंने बहुत यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके बहुत सारी स्कीम्स बनाई थी, जिस स्कीम्स में से एक स्कीम जो अभी जिस तरह आपने बोला कि चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम्स, कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो लीगल सर्विसेज मिले, उनको जो विधिक सेवाएं मिले हैं वो बिल्कुल उनके लिए बाल मैत्री के हिसाब से हों, चाइल्ड फ्रेंडली हों, जिसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि बच्चा जो है बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसको कानूनी प्रक्रिया से ना गुजारा जाए। तो उसी चीज़ को जो ये हमारी स्कीम जैसे आपने बोला, जिसको चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम फॉर नालसा चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम फॉर चिल्ड्रन और उनको लीगल सर्विसेज के लिए, उसके अंतर्गत हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी हर इदारे में जितने भी मान लीजिए अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं या जहाँ पे भी बच्चे का कोई बच्चे को जाना पड़ सकता है स्कूल में या कहीं पे भी, वहाँ पे जितना भी वातावरण रहे बच्चे के अनुकूल रहे, बच्चे के मैत्रीपूर्ण रहे, चाइल्ड फ्रेंडली रहे, उसको कहीं पे भी किसी चीज़ का प्रेशर ना रहे। जैसे अब कानून की बात करें, अगर उसके विरुद्ध कोई केस हो गया तो उसको जो कोर्ट का भी जो उसको न्यायालय का जो भी उसको वातावरण मिले, वो बिल्कुल एक बच्चा जैसे उसको अच्छा फील करे उस वैसा बनाया जाए, ना कि एक जैसे हम सब कानून कोर्ट का जानते हैं कि कोर्ट में किस हिसाब से होता है। उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए और सरकार के साथ और जुडिशरी के साथ प्रॉपर सिस्टम बना के चलने के लिए ये स्कीम हमारी नालसा की तरफ से लाई गई है योजना। मैडम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के बारे में आपने बताया आपने, तो बच्चों के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनकी भूमिका के बारे में, खासकर अपने बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं जो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और ऐसे में जो है प्राधिकार जो है किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करता है? जैसे आपने अभी ये चीज़ बोली, और ये शायद आज की तारीख में सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग। जैसे हम जानते हैं कि बिहार के बच्चे और यूपी के, खासकर यूपी के और बिहार के ज़्यादा, और इसमें भी कुछ क्षेत्र ज़्यादा हैं, ज़िला जैसे गया के बच्चे, उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा केस चल रहा है। और उनको यहाँ से ले जाया जाता है, वहाँ पे उनको फैक्ट्री में, जैसा चूड़ी व्यापार, चूड़ी के फैक्ट्रीज में उनको रखा जाता है, लाख की चूड़ी बनवाई जाती है उनसे, और बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको उस व्यापार में डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके साथ व्यापार, उनको तो एक तो खाने का नहीं देते वो लोग, उनको जो पैसा देते हैं उनके फैमिली, उनके घर वालों को जो पैसा दे के कहा जाता है वहाँ ले जाके उनके साथ, और जब शोषण की बात आती है तो उनके साथ यौन शोषण भी वहाँ चलता है। तो उन बच्चों को जब वहाँ से बचा के लाया जाता है किसी एनजीओ वगैरह के थ्रू या गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, उसके बाद उन बच्चों का कानूनी तौर पे उनको कोर्ट में अगर उनका केस चलेगा तो उसके लिए हमारी तरफ से मुफ्त अधिवक्ता भी हम लोग देते हैं। उसको अगर क्षतिपूर्ति का कुछ है तो उसका पैसा भी हम लोग उनको देते हैं। यहाँ पर आपको रुकूंगा, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम है। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना सवाल रखें अपना। मैं 16 तक हूँ और इंटर जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, उस पर दबाव दो शादी के लिए। जी,
जी, आपका जैसे सवाल आया है कि 18 साल से नीचे की लड़की की शादी जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट या बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 साल से नीचे की बच्ची की शादी या 21 साल के नीचे के बच्चे की शादी कानूनी तौर पे नहीं करा सकते उसके माता पिता। और अगर आप पे कोई दबाव आ रहा है तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारे ज़िला प्राधिकार में जाइए, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार में, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या बाल विवाह निर्देश अधिकारी भी हैं आपके ज़िले में, उनको अगर आप अप्रोच करेंगे या उनके फ़ोन पे उन्हें बताएंगे या डीएम ऑफिस में फ़ोन कीजिएगा तो आपको ज़रूर इस से बचाया जा सकता है। जी मैम, इसी से जुड़ा सवाल कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या प्रावधान किया गया, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। जी, अगर हम बाल विवाह के निषेध की बात करें तो ये आज की बात नहीं है, ये हमारी आज़ादी से पहले का एक मुहिम चला था जिसमें एक, जैसे हम सब जानते हैं, शारदा एक्ट करके नाम आया था। हरविलास शारदा जी ने इस एक्ट को 1929 में लाया था जी। तो हम ये देखें कि बाल विवाह आज का नहीं है कि सरकारें चाह रही हैं कि बाल विवाह ना हो, उसके लिए अधिनियम बने। 1929 में जो अधिनियम बना था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी उम्र वगैरह को लेके। 2006 में दोबारा हमारी सरकार ने, भारतीय सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को पारित किया, जिसके अंतर्गत किसी भी लड़की की उम्र 18 से नीचे या लड़के की उम्र 21 साल से नीचे होगी तो उनका जो विवाह कराने वाले होंगे उनके विवाह को मान्यता नहीं है। अगर वो दोनों चाहें उस विवाह को ख़त्म करवाना, मान लीजिए जिस तरह भी ये बच्ची का फ़ोन आया कि ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो अगर ये जैसे ही अगर गलती से मतलब इनका अगर नहीं बेचारों की सुरक्षा मिलती तो उस केस में ये जैसे ही मेजर होती हैं तो ये केस डाल सकती हैं, या ये चाहें तो इस विवाह के बाद उसको खारिज कराने का भी, उसको अनल कराने का केस डाल सकती हैं। केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय की विशेष पहल पर जो है इनके प्रोटेक्शन के लिए अधिनियम लाए गए थे और काफ़ी जो है प्रचार किया गया था और इस पर जो काफ़ी हद तक जो है अंकुश भी लगा था। स्पेशल मैरिज एक्ट या हम सिविल मैरिज एक्ट की बात करें, इसके बनने के बाद बावजूद अपने खासकर हम सुदूर इलाकों की बात करें तो बाल विवाह जो केसेस जो हैं वो इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, इस मामले में सरकार ने जो 2006 का अधिनियम आया है उसके अंतर्गत हर ज़िला में एक बाल विवाह निषेध अधिकारी को नियुक्त किया है और पुलिस की भी ये ड्यूटी लगाई है कि उनके इलाके में अगर पता चलता है बाल विवाह हो रहा है, उसकी किसी भी माध्यम से सूचना, जैसे अब इस बच्ची ने बोला तो सूचना किसी भी माध्यम से, मतलब अगर कोई वहाँ का नंबर मिलता है तो वहाँ पे अगर फ़ोन भी कर दें तो इनकी वो सूचना ही मानी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि को जाके FIR ही लिखानी है, उस सूचना के माध्यम से। और इसमें हम जैसे ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार है हमारा, उसमें हमारे PLV रहते हैं, हमारे पैनल जी। फोन आ रहा है हमारे कॉलर का। जी हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम सिद्धि भारती है। मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरा सवाल रखिए सिद्धि भारती। सिद्धि भारती अपना सवाल फिर से दोहराएं। कट गया इनसे संपर्क तकनीकी कारणों के कारण। तो बातचीत हो रही थी कि एक्ट बनने के बावजूद भी जो है सुदूर इलाकों में इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की अगर हम बात करें, धारा 3 की एक प्रावधान किया गया कि अगर किसी की शादी कम उम्र में हो जाती है और जब जो वो दोनों जो है वैक्स होते हैं तो क्या ये वैलिड होगा, क्या ये मान्य होगा? ये मान्य, अगर वो दोनों चाहें इस विवाह को अपना ख़त्म करवाना तो उनको एनलमेंट की एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालनी पड़ेगी जी। कोई बाहर का, मतलब उन दोनों के अलावा तो इसको कोई खारिज नहीं करा सकता। देखिए, हमारे कानून में दो चीज़ें हैं कि हम कई जगह पे प्रथा चलती है तो हमारा कानून कई बार प्रथा को भी मानता है, लेकिन उन जो ये अधिनियम 2006 का है इसमें प्रथा को इसमें से बाहर रखा गया था। तो हम चाहते हैं कि बच्चे की जो क्योंकि 18 साल की लड़की जाके उसकी शारीरिक क्षमता या उसकी मानसिक क्षमता होती है शादी करने के लिए, उससे पहले अगर किया जाए तो हम जिस तरह पुराने टाइम में देखते हैं कि
लड़कियों की कंडीशन क्या रहती थी, उनकी अवस्था क्या रहती थी, गर्भ धारण करने के बाद उनकी अवस्था इतनी खुद में छोटी होती है कि वो बच्चे को गर्भ धारण करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को प्रोविज़न दिया गया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर हो गया है और यदि वो दोनों खुश हैं, अगर वो चाहें तो अपनी शादी खारिज करवा सकते हैं। उसके 2 साल के, जैसे वो 16 साल की बच्ची 18 की होती है तो वो अपना विवाह खारिज करवाने के लिए कोर्ट में केस डाल सकती है, या लड़का भी डाल सकता है। लेकिन इसमें अगर वो दोनों ही चाहें तो इसमें मैम हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर शादी हो जाती है, अगर इसके शिकार हो जाते हैं बाल विवाह के, तो जब बालिग होते हैं तो उसका टाइम बाउंडेशन क्या होना चाहिए? जी 2 साल, इसमें 2 साल, 2 साल के जैसे वो मेजर होते हैं उसके 2 साल के अंतर्गत वो चाहें तो वो केस डाल सकते हैं। उससे पहले भी अगर वो चाहें तो अपने गार्जियन या अपने माता पिता, या जैसे हमने अभी बाल विवाह निषेध अधिकारी की बात की, उसके थ्रू भी केस फाइल कर सकते हैं। जी। बाल श्रम से जुड़ा हमारा सवाल कि बाल मजदूरी एक्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे। बच्चों को काम करवाने को लेकर जो है कई तरह की जो है बातें सामने आई हैं और लगातार जो है सरकार भी सक्रिय है, तो हम चाहेंगे कि इसको रोकने के लिए जो है सजा के क्या क्या प्रावधान है, हम चाहेंगे क्या बताएं। इसमें अगर जब हम बात करते हैं प्रावधान की, आप सज़ा की करेंगे, तो आज की डेट में हमने चाइल्ड लेबर एक्ट जो 2017 में दोबारा अधिनियम में संशोधन करके अब इसमें एक उन्होंने उम्र जोड़ दी जो 14 से 18 साल है, जिसको हम एडोलसेंट कहेंगे। एक तो हो गया बाल, उसके बाद पहले क्या होता था, पहले ऐसा कोई अधिनियम नहीं। जैसे अब हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक के बच्चे के पास राइट है गवर्नमेंट का कि उसको एजुकेशन देनी है। अब 14 से 18 साल के बच्चे से अगर कोई काम करवाता है, चाइल्ड लेबर करवाता है, वो सिर्फ उन जगहों पे कराएगा, या माँ बाप को अगर मान लीजिए किसी के घर में किसी का अपना ढाबा है जिसमें जान का खतरा नहीं है, सिर्फ जो जोखिम काम है उनमें ना डाल के बच्चे को, अगर वो अपनी मदद, माँ बाप की मदद कर रहा है, मान लीजिए किसी का अपना होटल है उसमें वो चाय वगैरह दे रहा है बच्चा, तो उसको हम मानते हैं कि इतना गलत नहीं है, लेकिन उसकी उम्र भी 14 से 18 ही होनी चाहिए। इसके लिए जिस तरह भी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस काम के लिए हो रही है। और अगर हम इसमें आज की डेट में देखें तो आईपीसी के अंदर भी जो धारा 370 है उसके अंतर्गत बच्चों को ट्रैफिकिंग के लिए बाहर ले जाता है, उसमें तो उम्र कैद तक की प्रावधान है सज़ा का। और अभी ये पीछे एक खबर भी आई थी, जयपुर का बच्चा जिसको गया में बचा के लाया गया था जयपुर में, उसको अभी उन लोगों को सज़ा भी हुई है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा एक सवाल और कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक्ट के अंतर्गत जब कोई पकड़ा जाता है, कोई माफिया पकड़ा जाता है जो बच्चों को जो कहीं ले जाता है, अक्सर सुनने में आता है ट्रेन से लेकर आता है और उसको फिर बच्चों की जो है लोग सरकार को या पुलिस को इंतला करते हैं। बावजूद इसके कि जब उन बच्चों को 1 साल के अंदर संरक्षण में रखा जाता है और उसके बाद में जो है वो बच्चे फिर जो है इसके शिकार होते हैं। ये सबसे बड़ी एक आज की सबसे बड़ी चुनौती है, ये मैं बोलूँगी, क्योंकि सरकार के लिए भी चुनौती है, रिहेबिलिटेशन के लिए भी है। इसमें मैं सब हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी उनके माँ बाप से कि अपने बच्चों को इस व्यापार में दोबारा मत झोंकें। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि गरीबी की वजह से या जनसंख्या की वजह से ये चीज़ पाई गई है कि माँ बाप उनको वापस उसी व्यापार में डाल देते हैं। उसके लिए सरकार पूरी योजना कर रही है, हमारा पूरा एक कार्य योजना बना हुआ है, स्टेट प्लान, एक्शन प्लान बना हुआ है, जिसके अंतर्गत उनकी रिहेबिलिटेशन को देखा जा रहा है। बच्चे अगर आते हैं वहाँ से उनको सुरक्षा करके उनको आवासीय स्कूल में भी दाखिल किया जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनको इस टाइप की इस तरह का उनका एजुकेशन दी जाए जिससे वो आगे चल के अपने लिए सक्षम कोई एक सक्षम ऑक्यूपेशन जो कर पाएँ, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो उस सब रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम हो रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत माँ बाप से है कि माँ बाप दोबारा बच्चे को ऐसे व्यापार में ना भेजें। चाइल्ड लेबर एक्ट कानून के कुछ अपवाद भी हैं मैडम, यानी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ जगहों पर काम करने की छूट दी गई है, जैसे आप टीवी पर विज्ञापन, बच्चों के विज्ञापन होते हैं या फिल्म में वो आप काम करते हैं, तो ऐसे में तो उनकी पढ़ाई पर तो असर पड़ता ही है। तो इसको लेकर जो है क्या कानूनी कंडीशंस हैं? जी, इसको लेके बहुत क्लियर है कि एक तो पहले जो ये बच्चे होंगे, ये बच्चे 14 से 18 वर्ष के बीच में होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कई टीवी सीरियल में ऐसा, टीवी या उसमें जगत में इनको थोड़ा सा छोड़ा गया था, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि बच्चे को जोखिम भरा काम ना करवाया जाए। अगर मान लीजिए, और बाकी उन सब से ये होता है कि पेरेंट्स के ऊपर लायबिलिटी है कि बच्चे को पढ़ाना उनका
जब तक उसकी एजुकेशन को हैम्पर ना हो वो काम कर सकता है, लेकिन उसकी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो अधिनियम के अंतर्गत जो 14 से 18 साल के बच्चे अगर काम करते हैं आर्थिक उपार्जन के लिए, तो उनके लिए टाइम और शिफ्टिंग का ड्यूरेशन होगा? बिल्कुल, उनको रात को शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे से के बीच में काम नहीं कराया जाएगा। रात की कोई नाइट शिफ्ट नहीं लगेगी। उनका पूरा उनकी चाइल्ड लेबर का जो भी उनका मुआवजा है उनको पूरा मिलेगा। और अगर जहाँ पाया जाता है कि वो इलीगल, उनसे हर जहाँ पे भी जो भी अदारे में वो काम कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा एक रजिस्टर मेंटेन होगा उनकी एज का, जो कि मैजिस्ट्रेट उन जो डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट रहेगा उनकी उम्र के बारे में। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पहले फोन ले लें। हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। पहले अपना परिचय दें, उसके बाद आपका सवाल। सर मैं अंकित बोल रहा हूँ, सर मैं जिला प्रतिनिधि से बोल रहा हूँ जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि सर अभी जो लाइन में है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को कार्य कराया जा रहा है जी, तो ऐसा मतलब उन सबसे कार्य न कराया जाए तो बात क्या है? ये लाइन होटल में बच्चों के काम के बारे में बात करना है, ये सवाल करना चाह रहे हैं कि उन बच्चों से जबरन जो है कार्य कराया जाता है। जी, इसके लिए अगर जबरन उन बच्चों से करा रहा है तो सबसे पहले तो वहाँ पे जिलाधिकारी से प्राधिकारी से बात करें, डीएम से बात करें, या वहाँ पे चाइल्ड लेबर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करें। नहीं तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आके इस चीज़ का रिपोर्ट करें। वो उन बच्चों की सुरक्षा के लिए जो बिल्कुल कानूनी नियम के अंतर्गत उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। बाल श्रम से हटकर मेरा एक सवाल बच्चों को लेकर कि स्कूलों में खासकर आजकल 2-3 घटनाएं हम लोग को सुनने को मिली, अखबारों में जो है वो हेडलाइन भी बना वो कि टीचर्स के द्वारा बच्चों को जो है पिटाई की गई और काफ़ी बेरहमी से। तो उसको लेकर प्राधिकार जो है क्या उस पर कार्रवाई करती है? देखिए, ये जो आपने बताया इसको लेकर भी एक अधिनियम है जिसका हम जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट 2015। इसके अंतर्गत बच्चे को किसी भी तरह का उत्पीड़न करना, जिसमें जिस तरह स्कूल से भी अगर पिटाई की बात करें, उन सब के लिए प्रावधान है। उनके लिए केस हो सकता है और वो बच्चा जो है उसको हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड इन केयर, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि उस बच्चे की सुरक्षा करनी सबसे बड़ा ज़रूरी काम है। उसके लिए हमारे तरफ से पीएलवी भी रहते हैं, हमारी तरफ से पैनल एडवोकेट भी हैं। अगर पता चलता है ऐसा कुछ हो रहा है तो उन बच्चों की सुरक्षा के लिए भी हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बने हुए हैं। इसका आपको याद दिला दूं कि विदेशों की अगर हम बात करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें, तो अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को अगर डांटते भी हैं और बच्चा अगर वो कुछ हेल्पलाइन नंबर है उस पर अगर शिकायत करता है तो उस पर जो है पेरेंट्स पे भी जबरदस्त शिकायत जो उस पर कार्रवाई होती है। वो देखिए, अधिनियम के अंतर्गत अगर अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें माँ बाप को कहीं छोड़ा नहीं गया, कोई सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन आज की डेट में, जिस तरह आज की तारीख में ये वाले केस अभी तक बहुत कम आए हैं। ये वही केस आए हैं जहाँ पे स्कूल में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों की सुरक्षा के लिए स्टेट आयोग भी बना हुआ है, बाल सुरक्षा आयोग भी बना हुआ है राज्य का, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो हर ज़िला में है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भी पावर है, अगर उनको ज़रूरत है तो वो हमारे ज़िला प्राधिकार में भी आके एक अर्जी दे के, आवेदन देके उनकी कर सकते हैं। हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास उन बच्चों को भेज के बच्चों की केयर को देखते हुए जिला CWC जो है उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। बाल विवाह से संबंध में हमारा एक सवाल होगा कि बाल विवाह से जन्मे संतान के विरक्षा के संबंध में हमारा एक सवाल होगा कि कानून ने इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं, खासकर उत्पन्न संतान के लिए हम जानना चाहेंगे कि अगर बाल विवाह हो जाता है और कोई बच्चा अगर उत्पन्न होता है तो उसके बारे में हम चाहे उस कानून कैसे उनको जो है प्रोटेक्ट करता है? अभी जो हम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत स्पेशल प्रावधान दिया हुआ है। देखिए, अब जो बाल विवाह से उत्पन्न बच्चा है तो विवाह तो हुआ था, बच्चा हो गया, तो उस बच्चे की भी सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है। उसकी मेंटेनेंस, उसकी सारी एजुकेशन वगैरह का सबका, मान लीजिए कि वो कल को मैरिज, उनके जो विवाह है वो एनल किया जाता है, खारिज के मतलब कोर्ट से डिक्री ली जाती है कि विवाह को चैलेंज किया गया, लेकिन उस बच्चे को जितना भी उसका मेंटेनेंस वगैरह का है
उसका भत्ता वगैरह है वो सब उसको मिलेगा बच्चे को, तो और वो बच्चा कानूनी होगा, उस बच्चे के ऊपर कोई ऐसा गलत वो नहीं दिया जाएगा उसको नाम, क्योंकि वो उस मैरिज, देखिए हम मैरिज को गलत नहीं कह रहे, हम मैरिज को इलीगल नहीं कह रहे, हम कह रहे करना गलत है, तो वो संपत्ति में उसका अधिकार रहेगा, वो वैलिड उसके माँ बाप की संपत्ति पे उसका अधिकार रहेगा। जी मैडम, बाल विवाह के को रोकने के लिए जो न्यूनतम जो अपेक्षित जो बल है वो क्या है? देखिए, जब हम इस विवाह को रोकने की बात करते हैं, इसमें यहाँ तक प्रावधान दिया हुआ है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपनी कन्याओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हैं, तो अगर कोई भी 21 साल से ऊपर का मेल अगर किसी माइनर लड़की से शादी करता है, मान लीजिए कोई 22 साल का लड़का है जो कि 16 साल की लड़की से शादी करता है, तो उस पर भी केस चल सकता है, जिसमें 2 साल तक की सज़ा है और 1 लाख तक का फाइन है। इसी तरह यदि कोई बाल विवाह को करवाता है, विवाह की सपोर्ट कर, उस शादी में भी जाता है, शादी में जाने से मतलब है कि हम उस चीज़ को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो शादी को करवा रहे हैं, जो बीच में दोनों पढ़ के उनकी शादी कर रहे हैं, माध्यम जो बन रहे हैं, उन सब के लिए जो इसको प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उसके लिए अधिनियम के अंतर्गत उन सबको 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना की प्रावधान है। और इसमें एक एक्ट में यहाँ तक गया है कि कोर्ट को ये मतलब नियम बनाते हुए पाया गया कि अक्षय तृतीया वाले दिन स्पेशल ऐसी शादियां होती हैं, तो उस दिन जो आपके डीएम हैं, जिला पदाधिकारी, उसको स्पेशल ड्यूटी है कि वो इस दिन पे ध्यान रखेगा अपने पूरे जिला में कि ऐसा कोई बाल विवाह ना हो। इसको लेकर जो है, इसको लेके स्पेशल एक्ट में ही अक्षय तृतीया तक का नाम दिया हुआ है, या ऐसे कोई दिन हैं जिनमें स्पेशल शादियां होती हैं, उन दिनों में स्पेशल ये देखा जाएगा, या जो इकट्ठे मास विवाह जो होते हैं उन सब में देखा जाएगा कोई बाल विवाह नहीं हो रहा। जी 2011 की जनगणना के आंकड़ों की हम बात करें तो देश में 5 से 14 साल के 25 करोड़ 96 लाख बच्चों में 1 करोड़ से अधिक लोग जो हैं वो बाल श्रमिक में जो पाए गए हैं, और एक सर्वे के तहत 43 लाख से अधिक बच्चे फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी करते पाए गए हैं। जी। और तो हम कहें कि बाल मजदूरों में भारत में 12% लोग जो हैं वो बाल श्रम के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात, बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसमें देखिए कानून आपके साथ है, कानून पूरी संरक्षण भी दे रहा है, जो अपराधी हैं उनको सज़ा देने का भी प्रावधान है, लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है कि जिसको पकड़ के गए हैं वो कोर्ट में आके वो गवाही किसी भी कारण से गवाही नहीं दे पाता। तो उसके लिए भी हमारा गवाह सुरक्षा योजना, बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 जो कि 2020 में लागू हो चुकी है, बिहार विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बाल लेबर वाले जो बच्चे हैं ट्रैफिकिंग करके उनको हम क्षतिपूर्ति भी देते हैं कानून की तरफ से। और अभी जिस तरह मैं जिस अथॉरिटी से आ रही हूँ, हमारी एक ड्यूटी और है, अब मान लीजिए किसी का बच्चा जयपुर में चला गया, वहाँ से बचा के उसको लाया गया, अब क्या हो रहा था कि केस तो जयपुर में चल रहा था, अब उस बच्चे को गवाही वगैरह के लिए जयपुर जाना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी एक दर्शक जुड़ रहे हैं, ये आपका सवाल हम जारी रखेंगे, इससे पहले हम सवाल ले लें अपने दर्शक का। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। हेलो हाँ, सवाल रखिए अपना। हाँ सर, बाल विवाह गाँव में झगड़ा करवाया जाता है जी, इससे कैसे बताया लोगों को, कैसे जिससे आगे ना होगा। जी हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है कि गांव में खासकर जो है जबरन जो शादी करवाई जाती है बाल विवाह, इसमें अगर हम गांव की बात करें तो जिस तरह बाल विवाह निषेध अधिकारी का प्रोविजन है, ऐसे ही सरपंच की ड्यूटी दी गई है एक्ट के अंतर्गत, और बिहार जो रूल्स बने हैं, हमारे नियम बने हैं, उसके अंतर्गत सरपंच का भी ये ड्यूटी है, वो ये देखे कि मेरे गाँव में, मेरे इलाके में कहीं पे भी बाल विवाह नहीं हो रहा। अगर होता है तो पुलिस को उसी टाइम इंटीमेट करें, किसी की सूचना मिलती है उसको रोका जा सकता है, और उसके अगेंस्ट अगर कोई करवा रहा है तो उसके अगेंस्ट केस भी चल सकता है। गांव के सरपंच और मुखिया भी इसके लिए बिल्कुल इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। उनकी ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत उनसे बोला गया है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, उनका एक स्पेशल ड्यूटी बांधा गया है इसके अंदर। मैडम तो सरपंच को ध्यान, अपने गाँव के सरपंच को बोलिए थोड़ा एक्टिव होके, बाकी हमारे PLB वहाँ पे रहते हैं, PLB को भी इंटीमेशन देंगे तो वो भी पुलिस में केस दर्ज करा सकते हैं। इस सवाल के पहले हमारी बातचीत हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक
जी हम वो बता रहे थे कि जैसे किसी का बच्चा कोई जयपुर में है और वहाँ से बचा के सुरक्षा करके यहाँ पे लाया, लेकिन केस जयपुर में चल रहा है, तो उसके लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को हर पूरे इंडिया की, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, बिहार की नहीं, बिहार के भी हर जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी गवाही का प्रावधान किया गया है। तो उसमें हमारे यहाँ से अधिवक्ता भी मिलेंगे और बच्चे की गवाही वहीं पे जिस गांव में वो रहता है उस जिला में जाएगा, वो वहीं से उसकी गवाही हो जाएगी, चाहे वो कोर्ट किसी भी देश के किसी भी कोने का कोर्ट हो। अभी पीछे जयपुर में एक केस में आजीवन कारावास का सजा भी हुआ है इसी, और बच्चे की गवाही गया से हुई थी जी। तो उसके लिए रिमोट पॉइंट कोऑर्डिनेटर करके नाम दिया है। हम यहीं पे बैठ के जिस जिला में वो है उसी जिला से उसकी गवाही दर्ज कराने का भी प्रावधान है इसमें जी। ये भी कानून के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक्ट के तहत जो है बच्चों को जब्त किया जाता है, उसके बाद उन्हें सुधार गृह में लाया जाता है जी। और उनके माता पिता का ट्रेसिंग नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या होता है? इसमें जो बाल गृह या स्पेशल ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स वगैरह जो भी बने, आफ्टर केयर होम्स, उन सब में बच्चों को रखा जाता है 18 साल तक तो एक गृह में, फिर आफ्टर केयर होम में रखा जाता है। उस दौरान उनको स्किल डेवलपमेंट कराई जाती है जी। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अभी हम जिस तरह राज्य स्तर की बैठक हो रही है उसके अंतर्गत चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग के केस जो आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। और इसमें हम ये ज़रूर बोलेंगे कि हर बच्चे का एक जन्म का जो प्रमाण बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट, अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि वो एक प्रमाण रहेगा। और वो बच्चा कहीं पे भी फ्यूचर में कहीं ट्रैफिक होके, मान लीजिए उसको कोई ले गया, और अगर कोशिश हो सके अगर उसके साथ उसका आधार भी जुड़वा दिया जाए, जो 5 साल बाद चेंज होता है, मतलब उसमें कुछ करेक्शन की जाती है, तो अगर बच्चे का आधार होगा। तो एक केस ऐसा पाया गया था कि बेंगलोर में कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे, उनको पकड़ा गया, तो जब उनका आधार बनवाने की प्रक्रिया की तो उससे पता चला वो बच्चा वेस्ट बंगाल का था। अच्छा। तो बंगाल में उसके माँ बाप से उसको वापस माँ बाप के पास उनके माँ बाप का पता चल गया। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हर बच्चे का अपना बर्थ सर्टिफिकेट का पंजीकरण ज़रूर कराएं, सुनिश्चित करें, चाहे घर में हुआ है, हॉस्पिटल में हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं जी। मैडम, कतिपय परिस्थिति में बहुत ऐसी विकट परिस्थिति हो गई कि अगर बाल विवाह का अगर हो गया, अगर पेरेंट्स कोई ऐसी होता है, हर परिवार हर घर में होता है, अगर बाल विवाह हो जाता है तो क्या वो वैलिड होगा? वो बाल विवाह वैलिड होगा, लेकिन अगर वो दोनों पार्टीज उसको चाहेंगी तो वो ख़त्म करवा सकती हैं जी। अगर वो दोनों मान लीजिए नहीं वो लड़की खुश। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट के अनुसार अगर 18 से नीचे की बच्ची है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, चाहे मान लीजिए बाल विवाह के अनुसार ही पति ने शारीरिक संबंध बनाया, वो बलात्कार की परिभाषा में आएगा, क्योंकि हमारा एक बच्चों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन शोषण के लिए बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बना है 2012, उसके अंतर्गत वो बलात्कार माना जाएगा 18 साल से नीचे बच्ची के साथ। मैडम, बाल श्रम और बाल विवाह को लेकर तो सवाल तो कई हैं, लेकिन समय की कमी है, तो अंत में चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देंगे? मैं ये बोलूँगी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको इस व्यापार में मत डालिए, उनसे बाल श्रम मत करवाइए, बाल विवाह मत करवाइए, अपने बच्चे को पढ़ने का मौका दीजिए और आपका बच्चा आगे बढ़कर आपका नाम खूब रोशन करेगा। उसका जीवन मत ख़त्म कीजिए, उसका बचपन का जो सपना है उसको पढ़ाई करवाइए, स्कूल भेजिए, पंजीकरण कराइए, उसका जन्म का आधार उसका बनवाइए और आगे आप अपने बच्चे का भविष्य बनवाइए। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये सेगमेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। तो इस उम्मीद के साथ अगले अंक में फिर हम किसी नए विषय और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।